हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं दिनेश चौरसिया आपको आज क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो पहले इसमें देख लेते हैं, फिजिक्स है हम ये पीछे पढ़ चुके थे कि क्लास 10th में, तो वहाँ पर विज्ञान में पढ़े थे, यानी विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों पढ़े थे। लेकिन हम इस क्लास में क्या होगा कि तीनों चैप्टर को, यानी तीनों जो हमारा खंड है अलग अलग हो जाएगा, यानी उसको अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें हम आज को पहला पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान, और जो साइंस होगा वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, बायो होगा वो दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स मैथ हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पढ़ाना है भौतिक विज्ञान क्लास 11 का। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान है, तभी आपको हमने बताया पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कि विज्ञान, इसमें हमने पढ़ा था विज्ञान पढ़ा था, जिसमें आप जानते होंगे विज्ञान में कि इसमें 3 पार्ट में बांटा गया विज्ञान, यानी ये कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। भौतिक विज्ञान यानी पहला इसमें है कि भौतिक विज्ञान और दूसरा जो है रसायन विज्ञान, और तीसरा जो है जीव विज्ञान। ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया, यानी क्लास 10th में आप विज्ञान के नाम से जानते थे, उसमें जिसमें तीनों एक में मिलता था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान। आज हम इसी में क्लास 11th में जब आते हैं तो यही हमारा क्या होता है, साइंस साइड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग के बुक में हमें पढ़ना पड़ता है, वो हमारा अलग अलग सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो आगे हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या। लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है यहाँ पर, क्योंकि आप अभी नए स्टूडेंट हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए भौतिक विज्ञान को समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान देखो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यही कहा गया यहाँ भौतिक विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ये आप हमारे भाषा का शब्द नहीं, हिंदी भाषा का शब्द है। ये भौतिक भाषा की ग्रीक भाषा का, यानी भौतिक जो विज्ञान है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर प्रकृति होता है। यानी प्रारंभ में यही माना गया था भौतिक विज्ञान एक क्या है, प्रकृति है। तो यही कहा गया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकृति। और इसके बाद प्रारंभ में भौतिक शास्त्र, यानी हम भौतिक विज्ञान को भौतिक शास्त्र कहते थे प्रारंभ में, जिसमें क्या होता है कि प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं यहाँ पे। यानी शुरुआत में क्या था कि भौतिक विज्ञान को जो माना जाता था एक प्रकृति, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति में के कारण भौतिक विज्ञान को या भौतिक शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से हम जानते थे। यानी प्रारंभ में जब हुआ था यहाँ पर इसका उदय, तो भौतिक विज्ञान को तो हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते थे। अब इसमें कह रहा भौतिक विज्ञान एक दूसरी, इसी के अंदर फिर परिभाषा एक देख रहे हैं, इसकी क्या है कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, यानी यहाँ पर परिभाषा हो गई कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक, यहाँ पर लिखा हो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। यानी प्रारंभ में जब माना गया था कि भौतिक विज्ञान क्या था, आप एक प्रकृति माना गया था जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का हम क्या करते, अध्ययन करते थे, इसीलिए इसको कहा गया था प्राकृतिक विज्ञान कहा गया। एक नई परिभाषा आ गई, यानी आइंस्टाइन थे, उन्होंने ऊर्जा का समीकरण दिया था, आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में, E = mc²। इस समीकरण को दिया गया था, तो यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा एक प्रकार से संबंधित होते हैं, तो उससे एक परिभाषा और निकाली गई यहाँ पे। तो प्रारंभ में तो ये था, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते थे भौतिक विज्ञान में, लेकिन ऊर्जा और द्रव्यमान में जब संबंध स्थापित कर दिया आइंस्टाइन ने, तो एक परिभाषा और बन गई यहाँ पे। तो यह कह रहा है, इसमें यह लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर में रहेगा, जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान
उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कह रहा ऊर्जा, क्योंकि E बराबर mc² ये दिया गया है यहाँ पे, तो ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी ऊर्जा तथा द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं उनका अध्ययन, तथा एक ऊर्जा के रूप में दूसरी ऊर्जा का, जैसे विद्युत ऊर्जा है उसको हम प्रकाशीय ऊर्जा, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, वही इसमें कह रहा है कि रूपांतरण मतलब होता है एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। तो ये परिवर्तित किया जाता था यहाँ पर। तो ये आइंस्टीन E बराबर mc² से एक नया यहाँ पर परिभाषा निकल के आती है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी प्रकृति जो होती है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और प्रारंभ में इसको भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, जिसके अंतर्गत हम क्या करते थे कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते थे भौतिक विज्ञान। लेकिन जब आइंस्टीन ने E बराबर mc² समीकरण दिया तो इससे एक नई परिभाषा बन गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर। तो देखो एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहला क्यों कहा जाता था कि भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहला ये लिखा है सूर्य का नियमित उदय होना तथा अस्त होना। आप देखते हो सूर्य क्या होता है कि पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। तो वही कह रहा नियमित, यानी पर डे आप देखते हो रोज प्रत्येक दिन क्या होता है, सूर्य एक दिशा नियमित, वही कह रहा नियमित उदय होता है और अस्त हो जाता है। ये क्या है, प्राकृतिक घटनाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। जब मानव का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो ये प्राकृतिक घटनाएं। फिर इसके बाद कह रहा है ऋतुओं का बदलना। दूसरा देखो क्या है, ऋतुओं का बदलना। ऋतुएं होती हैं जैसे ठंडी, गर्मी, वर्षा, ये ऋतुएं अपने आप बदलती रहती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं व्यक्ति होता है वहाँ पर करता है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं, ऋतुएं स्वयं बदलती हैं, आप जानते होंगे। तो वही कह रहा है इसमें ऋतुओं का बदलना। बादलों का बनना तथा वर्षा का होना, बादलों का भी बनना या वर्षा का होना ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो वही इसलिए यहाँ पे तो हम प्रकृति का ही घटनाओं का अध्ययन करते थे, इसलिए इसको कहा जाता था प्राकृतिक विज्ञान। फिर इसके बाद आंधी का चलना, ये भी हमारा सेम है कि यहाँ पर आंधी जब चलती थी ये भी हो जाएगा। चंद्रमा की गति, चंद्रमा क्या होता था, ये गतियाँ, तो चंद्रमा की गतियाँ सब कैसी हैं, हमारी प्राकृतिक गतियाँ। इसीलिए भौतिक विज्ञान को प्रारंभ में ही कहा गया था एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसीलिए इसमें यहाँ पर शुरुआत में कहा गया था कि प्राकृतिक विज्ञान था, कारण क्योंकि हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते। बाद में ऊर्जा को, तो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण में आ गया, तो ऊर्जा तथा द्रव्यमान उनके अन्योन्य क्रियाओं और रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया कि भौतिक विज्ञान क्या है। अब आगे देखते हैं, इसमें हम पहला लेसन आपको स्टार्ट करते हैं। अभी हम समझ चुके हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब यहाँ पे क्लास 11 का पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला लेसन क्या है, यहाँ पर पहला लेसन देखो क्या है, मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। यानी मापन, मात्रक तथा हमें क्या पढ़ना है कि त्रुटि विश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, ये बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है और त्रुटि क्या होता है, उसको हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखा गया है कि भौतिक राशि, यानी हमें किसी के मापने के लिए कुछ भी हो तो हमें क्या चाहिए, एक भौतिक राशि चाहिए। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में। यहाँ पर तो भौतिक राशि क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा है कि वे सभी राशियां जिनको संख्या द्वारा, यानी वे सभी राशियां जिसको संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या कह रहा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वे सभी भौतिक राशियां, यानी वे सभी राशियां जिसको हम संख्या द्वारा व्यक्त कर सके, तथा कह रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। चाहे जैसी होगी राशि, आपको कोई भी राशि आपको मिल गई जिसको हम संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम कोई सामान लेने गए तो वहाँ पर बोलते हैं 1 मीटर, यहाँ पर तो ये क्या होगा मीटर, जैसे कपड़ा लेने गए तो 1 मीटर, तो उसको हम माप सकते हैं। या हमने कहा 1 किलो हमें चावल चाहिए यहाँ पर, तो ये चावल अगर ले लेंगे तब भी क्या होगा, ये सब क्या मापा जा सकता है। तो वही कह रहा है बहुत सारी ऐसे वैद्युत धारा या समय का मापन हम करते हैं, तो वे राशियां जिनको संख्या द्वारा व्यक्त किया तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको माप सकते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं भौतिक राशियां होती है। अब इसके बाद देखो
यहाँ मात्रक। अब मात्रक क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि भौतिक राशियाँ है तो भौतिक राशियों को हम कैसे मापते हैं, तो हमारा सिंपल सी परिभाषा होती है मानक ही मात्रक कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशियों को हम मान लेते हैं, उनको एक मानक से तौलते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मानक, और मानक ही मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक, यानी हमारा शब्द क्या है, मानक ही मात्रक कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं मानक क्या होता है। मानक के लिए जैसे हमने कहा कि अगर आपके मान लीजिए किसी पड़ोसी के घर से कोई आपको सामान लेना हो, सपोज कर लीजिए आपको चावल या आटा ऐसा कुछ लेना है, अगर हम ऐसे मानते हैं आपको चावल लेना है, ठीक है, किसी पड़ोसी घर से, उस समय हम बात कर रहे हैं जिस समय ये मात्रक नहीं बना हुआ था। अभी तो मात्रक है तो हम किलो से ले सकते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी के यहाँ आप खुद ही जाते होंगे, अगर कोई सामान लेने के लिए आपके घर का कोई भी सदस्य जाता होगा, भाई बहन या मम्मी पापा कोई भी जाता होगा, तो वो कैसे सामान, अगर आपके घर पे कोई भी छोटा सा बर्तन होता है, यहाँ पे ये मान लिया गया कि कोई बर्तन ले लिया जाए, इसमें ये मान लिया हमने कोई कटोरा ले लिया इस पे, तो इसमें करके क्या करते हैं कि जो सामान होता है वो जाके इसमें ले आते हैं। अगर हमने सामान ले आए इसमें पूरा ये भर के, यानी पूरा सामान इसमें जाके हमने भर के ले आया पूरा, जब पूरा सामान इसमें अगर ले आया तो देखो ये क्या होगा, जब पूरा सामान लाने पर ये आपको भर के देगा यहाँ पर, और इसके बाद कोई भी सामान ऐसा लेकर आए कि उसे वापसी करना है, तो ये आपका क्या, अगर किसी भी व्यक्ति के घर से सामान लेकर आए अपने पड़ोसी के यहाँ से, तो एक मानक, यानी एक कटोरा या बर्तन कोई भी लेकर गए आपके किसी भी प्रकार का, तो वो हमारा क्या है, एक मानक है, जिससे आपने क्या लिया, ये इसी मानक है। अब जब उसको वापस करने जाओगे यहाँ पर, तो इसी बर्तन से क्या करेंगे, जो सामान हम लाएंगे, अगर मान लीजिए चावल लेकर आए तो इस चावल को उसी बर्तन से क्या करेंगे, वापस कराएंगे, तो ये मानक है, क्योंकि उन्होंने भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट थे कि एक मानक से जो लेकर गए थे उतनी ही हमारे पास क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो ये मानक ही मात्रक बन गया। यानी वहां पर इन्होंने मान के किसी वस्तु को एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिया, अपने आवश्यकता पूर्ण कर ली, फिर आपके घर पे आने पर दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो हमारा ये क्या है, मानक है, क्योंकि मानक ही मात्रक है। अब कोई भी है, अगर हम जैसे कभी कभी क्या करते हैं, हाथ से किसी वस्तु को मापना होता है, तो ऐसे हाथ रखे, जैसे हमने बोर्ड को मापा ऐसे, फिर एक मानक यहाँ पे, फिर ऐसे माना तो 2 हो गया, तो ये क्या था, मानक ही था, क्योंकि हाथ से अगर हम किसी वस्तु की लंबाई, या कभी क्या करते हो आप कदम से कुछ दूरी माप लेते हो, तो ये क्या होता है, मानक ही होता है। तो वही कह रहा है मानक ही मात्रक कहलाता है। यानी हम जो मान लेते हैं किसी वस्तु के ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए, तो हमारा एक मानक बन जाता है, दूसरी को मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगली हेडिंग क्या है, फिर मापन है, कि मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। अब कोई भी भौतिक राशि ले लिया, उसके मात्रक से हम तुलना कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे तुलना करें, जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी एक दूसरे से होता है, एक चीज कहा द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान कहा कि हमने 1 बोरी आलू या चावल ले आए, 1 बोरी, तो बोरी क्या होता है, ये मात्रक होता है। यानी यहाँ पर क्या, ये मानक है कि नहीं, क्योंकि बोरी अगर आपसे कहा गया कोई वस्तु 1 बोरी चावल ले आइए, 2 बोरी चावल ले आइए, तो बोरी एक मानक है, लेकिन उसमें कितना किलोग्राम है वो नहीं मालूम है, लेकिन एक मात्रक है, उसी से हम क्या करते हैं, एक ये मानक है। तो वही कह रहा है किसी भौतिक राशि का, या ऐसे कहा गया कि 1 किलोग्राम, अगर आप किलोग्राम जानते हैं, किसी वस्तु को सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम यही कहते हो कि 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम हमें चीनी दे दीजिए। तो चीनी देने का मतलब क्या होता है कि यहाँ उसके मात्रक, यानी हम संख्या ले लिया, उसके मात्रक से इसको क्या कर दिए, तुलना कर दिए। तो यही कह रहा है किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहें। यानी कोई भी भौतिक राशि ले लिया जाए, उसके हम मात्रक से तुलना कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कोई भी सामान का होगा, जैसे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, 1 सेकेंड अगर हम ले लेते हैं, या यहाँ पर 60 सेकेंड ले लिया गया, सेकेंड ले लें, या 1 घंटा ले लें, तो वही चीज है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी लंबाई हो, किलोग्राम हो, तो उसके मात्रक से तुलना करने, यानी कोई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। फिर अगला देखते हैं टॉपिक क्या है इसमें, भौतिक राशि का परिमाण। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिमाण क्या होता है, कि भौतिक राशि का परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, जैसे अभी हमने कहा 1 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का मतलब उसमें परिमाण आ गया, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा परिमाण क्या होता है, लेकिन हम बताते हैं आपको। देखो परिमाण क्या होता है, यहाँ पर देखो, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को उस राशि का परिमाण कहते हैं। यहाँ पर तो देखो परिमाण क्या होगा, परिणाम नहीं परिमाण है, नहीं तो इसको परिणाम पढ़िएगा।
परिमाण है यानी उसकी क्वांटिटी को व्यक्त कर रहा है, तो ये संख्यात्मक है। संख्यात्मक मान का मतलब होता है गिनती, और मात्रक तो अभी बताए जो मानक मान लेंगे यहाँ पर। अब इससे देखो P बराबर n इंटू यू होगा, यानी n का मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, u का मतलब क्या होता है यूनिट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यानी P बराबर NU। अब देखो कैसे, कोई कहा गया कि आपसे कोई वस्तु चाहे जैसा हो, हमने यही कहा कि किसी वस्तु का 1 मीटर कपड़ा या 5 मीटर कपड़ा, ये कहा 5 मीटर आप क्या कर लीजिए कपड़ा ले आइए। इसमें देखो दो चीज आपको दिख रही होगी, एक तो गिनती दिख रही है, ये संख्या है कि नहीं, देखो ये तो आप कहोगे हाँ ये संख्या है, और ये क्या है लंबाई का मात्रक है कि नहीं। अब आप सपोज कर लो इसमें दोनों चीज यही देखो क्या है, तो ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर परिमाण 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब हो गया 5 संख्या है, और मीटर क्या है मात्रक हो गया। अब कोई वस्तु, जैसे हमने कहा कि कोई सामान आप सपोज कीजिए मार्केट में गए 10 किलोग्राम ले आए, 10 किलोग्राम ले आए, तो 10 आपका क्या है ये संख्यात्मक मान यानी संख्या हो गया, और किलोग्राम क्या होता है मात्रक होता है यहाँ पर। तो अगर कोई भी भौतिक राशि का परिमाण व्यक्त करना है तो परिमाण हमेशा क्या होता है संख्यात्मक मान तथा मात्रक लिखा जाता है। उसके बाद ऐसा कभी नहीं लिख देंगे। अगर हमने कहा कि मार्केट में आप सपोज कर लीजिए कोई वस्तु लेने गए, ठीक है, अब कोई वस्तु ऐसा लेने गए कि आपने कहा कि चलो कपड़ा ले आते हैं, ठीक है, कपड़ा लेने गए, कहा एक कपड़ा दे दीजिए, ठीक है। अब एक कपड़ा वो क्या सोचे, ये आप कहोगे 10 कपड़ा दे दो, तो 10 कपड़ा तो आपको दे देगा, लेकिन आपको क्या लेना चाहते हो 10 मीटर कपड़ा लेना चाहते हो, तो आप पूरा नहीं बोल रहे हो कि पूरा बोल रहे हो। तो हमेशा पूरा बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सफेद कलर या कोई भी कलर का हमें क्या कर दे कपड़ा लेना हो, तो 10 मीटर क्या कर दे कपड़ा दे। 10 कपड़ा देने का मतलब है वो आपको 10 वही पूछेगा कि 10 कलर का चाहिए या कैसा, तो आप हमेशा जो इसके परिमाण व्यक्त किया जाता है तो पूरी वैल्यू व्यक्त करते हैं। तो यहाँ संख्या बोलेंगे और इसके बाद मात्रक बोलेंगे। तो वही भी कहा गया किसी भौतिक राशि के यहाँ पर उसके संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल को हम परिमाण कहते हैं। तो ये परिमाण की परिभाषा हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है मापन की प्रणालियां, यानी कुछ मापन की प्रणालियां होती हैं जो बहुत पहले ही विकसित थी। यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे पहले इसमें लिखा है कि CGS प्रणाली। CGS प्रणाली में यहाँ पर देखो ये CGS होगा, ये CGS प्रणाली है, इसको फ्रेंच में विकसित हुई थी, इसको फ्रांस में, इसलिए यहाँ पर इसको फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कैसे मापा जाता है, C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, अगर नाम आपको याद रखना तो वैसे भी, और G का मतलब ग्राम होता है, S का मतलब सेकंड। अब देखो सेंटीमीटर, तो लंबाई जो मापी गई इसमें सदैव सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को जो मापा गया वो सदैव ग्राम में, और समय को जो मापा गया वो सदैव सेकंड में। तो ये फ्रेंच में विकसित हुई, इसीलिए इसको फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। CGS पद्धति में C का मतलब सेंटीमीटर, यानी लंबाई को सदैव सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को सदैव ग्राम में, और समय को हमेशा सेकंड में मापेंगे। फिर अगला है MKS पद्धति, ये मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक क्या होगा सेकंड होगा यहाँ पर। अर्थात जो वस्तुएं होंगी द्रव्यमान जैसे मापा गया वो सदैव किलोग्राम में मापा जाएगा, और लंबाई जो होगी वो सदैव मीटर में मापी जाएगी, और समय जो होगा वो सदैव सेकंड में मापा जाएगा। अगली हमारी लास्ट इसमें पद्धति FPS का नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। यहाँ पर MKS का मीटर किलोग्राम सेकंड, वही का मतलब यहाँ पर लिखा गया। जैसे यहाँ पर मात्रक क्या है मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक क्या है तो मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा। FPS फुट पाउंड सेकंड। इसको देखो एक प्रणाली और बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिटिश में विकसित हुई थी, तो ब्रिटिश में मापी जाती थी, इसलिए इसको ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को हम क्या मापते हैं फुट आपने देखा होगा, एक बड़ी वाली जो पट्टी होती है उसको 1 फुट होता है, 30 सेमी होता है, तो फुट को कह रहा है, यानी लंबाई को फुट मापा जाता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो पाउंड में मापा जाता है, यानी किलोग्राम में ना माप के पाउंड में। और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड में मापा जाता है, यानी इसको हम समय को सेकंड में। तो ये पहले सबसे पहले बहुत पहले ये 3 प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, CGS, MKS और FPS। अब इसमें क्या थी समानता नहीं है कि समानता है, केवल एक पद्धति में समानता है, एक में समय में। देखो यहाँ S था सेकंड, इसमें भी ये सेकंड में मापा गया, और यहाँ पे भी सेकंड में मापा गया, और यहाँ पे भी समय, यानी सबको समय जो मापा गया वो सेकंड में। अब यहाँ पे दूसरी प्रणाली में देखो, यहाँ पे इसमें रखा गया मात्रक सेंटीमीटर, और इसमें क्या रखा गया मीटर। ये दोनों एक दूसरे में क्या
अलग है। तो अलग है, अगर आप कहोगे कोई वस्तु मीटर में आप लिया जाए और कोई वस्तु सेंटीमीटर में, तो ये असमान है। और दोनों देशों में यही देखा जाए कि अगर ये देश से कोई वस्तु मापा जाए तो सेंटीमीटर में लाया जाए, और इस वस्तु में कोई, तो असमानता है। असमानता इसलिए नहीं हो सकती यहाँ पर दोनों के लिए कि दोनों एक साथ मापे। तो दोनों के लिए अलग अलग देशों में, जैसे यहाँ पर ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो एफ फुट यानी लंबाई को सदैव फुट में, यानी वहाँ पर पूरे ब्रिटिश में जो मापा जाए लंबाई को फुट में मापा गया, और फ्रेंच में जो फ्रांस में था वहाँ पर सेंटीमीटर मापा गया। इन दोनों में अंतर है। तो इन दोनों को समानता लाने के लिए एक नई पद्धति विकसित हुई, जिससे क्या हो, हमारे देश में समानता विकसित रहे, यानी कोई भी वस्तु मापा जाए तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी असमानता ना। असमानता आने का मतलब है, जैसे अभी हमने थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया था कि पड़ोसी घर से आप क्या गए, थोड़ा सा चावल ले आए उसके घर से। यहाँ पर जब उसके घर से अगर आपने चावल ले आए तो आप क्या करते हो, इस पे लाने पर ये पूरा चावल, अब उसको ले गए एक छोटा सा बर्तन। यहाँ पर ये छोटा सा बर्तन ऐसे था, इस छोटे बर्तन से वापस करके आए, तो आप देखो क्या करेगा, तुरंत आपसे लड़ाई हो जाएगी। कारण क्या है, आप बड़े बर्तन से उसको सामान लेके आए, उसको लेकर गए छोटे बर्तन से वापस कराए, तो वो तो ढेर सारा दिया था, लेकिन आपने उससे क्या कर दिया, बहुत ही कम सामान वापस देके। तो असमानता आ गई। असमानता आने पर एक दूसरे में लड़ाई होती रही। ऐसे देशों में जब होता है तो एक दूसरे में कोई ना कोई एक्सचेंज करना रहता है वस्तुएं, जिससे क्या हो से लड़ाई हो सकती है। तो इसीलिए संसार में एक समानता बनाए रखने के लिए हमें मापन की आवश्यकता है। मापन की आवश्यकता अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि माप तौल की वस्तुओं को एक समानता बनाए रखने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। अब मापन की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित हो गई, जिससे क्या हुआ, सभी देशों ने एक संगोष्ठी बनाया, या सभी देशों ने एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें क्या सभी देश इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद फिर वहां पर मात्रक, यानी जो हमारे सभी देशों के लिए मान्य किया, तो वहां पे कौन कौन सी हैं, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी प्रणाली या पद्धति बोला जाए तो इसमें मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब सभी देशों में ये लागू होगा। तो शुरुआत में कुछ ही देश जुड़े हुए थे, बाद में धीरे धीरे अब सभी देशों में ये प्रणाली चल रही है माप तौल की। तो इसमें टोटल कितने, 7 है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो केवल कितने, 7 है। इसमें 7 कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं, यानी इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में केवल 7 भौतिक राशि आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। इन्हीं को हम बोलते हैं, 7 भौतिक राशियों को मूल राशियाँ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया मूल राशियाँ, और इसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया, तो यहाँ पर इसको मूल मात्रक भी बोलते हैं, मूल मात्रक। दोनों चीज़ याद कर लेना एक साथ आप यहाँ पे कि मूल मात्रक और मूल राशियाँ क्या होती है। इसमें मूल मात्रक हो जाएगा इसमें। अब कौन कौन से हैं मूल राशियां और मूल मात्रक कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें मूल मात्रक और यहाँ पर कौन कौन से होंगे। देखो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले मूल राशियां मेरी है यहाँ पर लंबाई, आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये है सबसे पहली मूल राशियां लंबाई। लंबाई को जो मापा गया वो सदैव मीटर में, और इसका जो प्रतीक रखा गया स्मॉल m, यानी कहीं भी आप लिखोगे लंबाई को एसआई पद्धति में जब मापेंगे वो सदैव मीटर रहेगा। ये हमारे लिए याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी राशियां मात्रक याद करेंगे वो एसआई पद्धति में ही रखेंगे और किसी पद्धति में नहीं। इससे मूल राशियों को आप याद कर लीजिएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर था, इसका प्रतीक m रखा गया। फिर द्रव्यमान था यहाँ पर, यानी जो किसी वस्तु को तौलते हैं तो इसका द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसको स्मॉल के और स्मॉल जी से लिखते हैं। अगला है समय। समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। फिर अगला है इसमें विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक कैपिटल ए लिखते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला है उष्मागतिकी ताप या उष्मागतिक ताप या ताप बोलते हैं, इसका मात्रक केल्विन, तथा यहाँ पर जो इसका सिंबल हो जाएगा वो कैपिटल के हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक जो होता है वो मोल होता है, और इसको सिंबल जो देते हैं MOL होता है। यहाँ पर अगर मोल लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल को MOLE होता है मोल, लेकिन ये हट जाता है तो ये हो जाएगा मोल, यानी इसका सिंबल जो होगा वो मोल हो जाएगा। लास्ट है सतवीं, यानी यहाँ पर अगर देखोगे क्रम से, तो क्रम से हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा,
अगला 5, 6, 7, यानी ये लास्ट है ज्योति तीव्रता। यानी ज्योति तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता। अगर हम प्रकाश की तीव्रता माप रहे हैं तो ये कैंडिला हो जाएगा, इसको स्मॉल सी और कैपिटल डी से लिखते हैं, वो सॉरी स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये इसका हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। तो ये 7 भौतिक राशियाँ थी जिसमें हमें पढ़ना था। अब ये मूल एसआई पद्धति कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो कि मूल राशियां मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो देखो हम 7 ये याद कर लीजिए बहुत आसानी से। मूल राशि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, मूल राशियां किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा है, मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप या ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता को मूल राशियां कहते हैं। बस हो गया, बस आपसे इतने पूछा जाए और कुछ नहीं लिखना है इसी में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता को ही मूल राशियां कहते हैं। फिर इसके बाद मूल मात्रक, यानी मूल राशियों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मूल मात्रक जब करेंगे तो ये क्या हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारे जैसे हम लंबाई के स्थान पे मीटर का प्रयोग करें तो वो मूल मात्रक हो, द्रव्यमान के स्थान पे किलोग्राम, यहाँ पे समय के सेकंड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूल मात्रक में यहाँ पे, तो मूल मात्रक कितना हो जाएगा, इसमें देखो मीटर हो गया, इसके बाद किलोग्राम, सेकंड हो गया, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला। जब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। यानी हम लिख सकते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक इसमें हो गया। अब इससे समझते हैं कि जब संगोष्ठी बैठी थी यहाँ पर तो उनको हम कैसे मात्रक को बनाया गया, वो क्या चीज़ होता है, इसके बाद इसकी परिभाषा लिखी गई। यानी यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब का लिखा गया, वो कैसे बनाया गया वो हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर। तो देखो इसमें ये इसका सबसे पहले इसमें लंबाई दी गई है, यानी मीटर कैसे बना, तो मीटर कहा गया कि प्रकाश द्वारा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड में 299,792,458, यानी ये कितना हो जाएगा, 299,792,458 वे सेकेंड कह रहा समय अंतराल में तय किए गए पथ, यानी अगर कोई प्रकाश चल रहा है वो इतने से 299,792,498 सेकेंड के अंतराल में उसके जो पथ की लंबाई होनी चाहिए वो 1 मीटर हो। जब 1 मीटर होगी तो वही हमारा क्या होता है कि लंबाई को 1 मीटर माना गया। ये मानक है, उसी पर उससे ज़्यादा कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि मानक बना लिए तो ये कंफर्म रहेगा। कोई ये नहीं कि अपने मन से गया कि अपने स्थान पे बदल लिया, तो ये मानक कंफर्म है, उतना ही रहेगा। ये क्या मान्य हुआ, 1983 से मान्य हुआ। फिर अगला है किलोग्राम। किलोग्राम फ्रांस से के पेरिस में कह रहा पास सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे गए किलोग्राम, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक ब्यूरो है उसमें माप तौल के कह रहा किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप, जिसमें प्लेटियम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर, यानी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर को जो द्रव्यमान रखा गया वो 1 किलोग्राम रखा गया। 1 किलोग्राम ये 1889 ईस्वी में मान्य हुआ। फिर सेकंड था, तो सेकंड कह रहा है 1 सेकंड वह अंतराल है, यानी कह रहा है 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु, यानी सीजियम एक परमाणु है जिसमें कह रहा है 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के 9,192,631,770 आवर्त के कालों के बराबर होता है। यानी समय जो इसमें रखा गया, तो कोई भी परमाणु जब ऊर्जा स्तर, यानी कोई भी परमाणु होता है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा हो तो आपको इतना समय लग रहा हो, यानी यहाँ पर तो इतने समय को ही क्या कहा गया, कालों के बराबर, यानी उनका अंतराल, तो उसी को माना गया 1 सेकंड का। ये 1967 से मान्य। आगे देखते एम्पियर। एम्पियर था यहाँ पे 1 एम्पियर वह नियम वैद्युत धारा है, यानी वह नियम वैद्युत धारा है जो कि निर्वात में, यानी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित
दो सीधे अनंत लंबाई वाले समानांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है या करता है। इसे ही क्या माना गया, एम्पियर। तो आपको पढ़ाएंगे एम्पियर की, इसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें है, तो एम्पियर की परिभाषा ये पूरा आपको डेरिवेशन भी निकाल के दिखाएंगे कि इनके बीच जो बल लगता है F/L बराबर होता है 2 × 10⁻⁷, यानी जो धारा प्रवाहित की जाती है दो समांतर तारों में, तो इनके एकांक लंबाई पे जो बल लगता है तो 2 × 10⁻⁷ यहाँ पर टेस्ला प्रति मीटर बल लगेगा यहाँ पर। तो वही इसमें कह रहा है कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो इतना अगर होगा तो 1 एम्पियर हो जाएगा। ये कब माना गया, 1948 से मान्य हुआ। फिर केल्विन है, जल के करा त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी कह रहा है त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ये 1967 से मान्य है। इसमें अगला है छठा नंबर, मोल यानी पदार्थ की मात्रा। 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है। कह रहा है कि 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सत्ताएं होती हैं और जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के बराबर। यानी हम कोई पदार्थ ले लें तो उसकी मूल सत्ताएं जो होगी, जितने कह रहा है कि 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या, यानी पदार्थ की जो होगी सत्ताएं उसमें होंगी वो कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, तो उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। ये जो एक्सेप्ट किया गया 1971 में। अगला है कैंडिला यानी जो तीव्रता कैंडिला। कैंडिला कह रहा है किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, HZ कह रहा है हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की जो तीव्रता है। यानी कोई प्रकाश स्रोत होगा या किसी दिशा में प्रकाश स्रोत 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की जो तीव्रता है, जो कह रहा है कि उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरित तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी यहाँ पर इतनी वाट का क्या होना चाहिए, ये इतनी आवृत्ति होनी चाहिए उसके, यानी किसी प्रकाश स्रोत का जो तीव्रता होगी जिसकी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, यानी उसके द्वारा जो क्षमता उसकी निकलनी चाहिए 1/683 वाट प्रति रेडियन विकिरण की तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश अर्थात एक ही रंग का निकलना चाहिए, उत्सर्जित होगा, तो उसी को बोलते हैं। यहाँ पर मात्रक हो जाएगा कैंडिला। अब इसको जो एक्सेप्ट किया गया 1979 में। अब यहाँ पे था इतना खत्म हो गया, और कुछ है जो अगले वीडियो में आपको देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे जो यहाँ पे कौन कौन से और टॉपिक हैं उसको लेकर आएंगे। और वीडियो को शेयर करिए, आपके जो फ्रेंड्स हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।